नमस्कार दोस्तों, डिजिटल भारत शुद्ध लोकल आपको नए नए लोगों से, नए नए विषयों से परिचय कराता है। आज इस वक्त जबलपुर में चुनावी संग्राम चल रहा है। नगर निगम पार्षद के चुनाव बिल्कुल नजदीक है। आज हमारे मेहमान हैं श्री लखन अहिरवार, जो कि बहुजन समाज पार्टी से हैं और जबलपुर में महापौर के लिए तैयारी कर रहे हैं। लखन जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। लखन जी, थोड़ा अपने बारे में बताएं ना, फिर पार्टी के बारे में बात करते हैं। पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। देखिए, मैं एक साधारण परिवार से हूँ जी। और मेरे जो माता पिता हैं उन्होंने मजदूरी करके जो है मुझे पढ़ाया लिखाया है। यहाँ इस मुकाम तक उन्होंने मुझे पहुँचाया मजदूरी करके उन्होंने जो है। और मैंने पहले बीकॉम किया, फिर एमकॉम प्रीवियस के बाद में एलएलबी मैंने किया। एलएलबी भी किया? जी बिल्कुल, एलएलबी किया। और वकालत के साथ साथ मेरा जो मैक्सिमम समय है जी, वकालत के अलावा वो समाज सेवा में जाता है। बहुजन समाज पार्टी में जो है मैं अधिकतर समय देता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने जो परिस्थितियां देखी, क्योंकि हमारा क्षेत्र गांव था पहले, अभी नगर निगम में जुड़ा है। मैं महाराजपुर का रहने वाला हूँ। ठीक है। तो आज भी जो है गांव जैसी व्यवस्थाएं हैं और सबसे ज्यादा वहाँ पर जो हमारा वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उसको जो है जातिवाद झेलना पड़ा है उसको। और मैंने भी जो है उस मुकाम से मैं गुजरा हूँ। तो ये परिस्थितियां जब मैंने झेली, मैंने देखा, तो मेरे अंदर प्रेरणा हुई। मैंने बाबा साहब को पढ़ा तो मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि नहीं, मुझे भी जब मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ तो मुझे भी जो समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। दो सवाल जी। ये जातिवाद जो आपने झेला जी, क्या हुआ, मतलब क्या आप झेलते थे उसमें? देखिए, उसमें मैं बगैर किसी के नाम लिए बताऊं कि सबसे पहले जब मैं 8वीं कक्षा में था जी, ये जनरली मैंने कई बार लोगों से इस बात को शेयर भी किया और ये वाकया मैं कभी नहीं भूलूंगा जी। तो हमारे यहाँ के जो है एक कहना चाहिए जिनको हम लोग धनाढ्य बोलते हैं या मालगोजार बोलते हैं। ठीक है। तो सरपंची उनके पास में थी, तो मुझे 8वीं में जाति प्रमाण पत्र पहले सरपंच ही बना के देता था। ठीक है। तो मैं जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए उनके घर गया तो उन्होंने पहले तो मुझे बोल दिया, मैंने जो कागज लेके गया कि बोले भैया वो जो है वहाँ पे रख दो, अंदर नहीं घुसने दिया। वहाँ मैंने रख दिया। उनकी नौकरानी आई, नौकरानी कागज उठा के ले गई। फिर जो सरपंच थी अंदर, महिला सरपंच थी, उन्होंने उसका साइन किया और उन्होंने वापस वहीं रख दिया, मतलब हाथ में भी नहीं दिया। उसके बाद जैसे ही मैंने कागज उठा के मैं बाहर आने लगा तो उनका जो पति था वो बाहर से एक दाढ़ी बनवा रहा था, वहीं पे शेविंग करवा रहा था। उसने मुझे बोला कि मतलब बहुत ही भद्दे शब्दों में कि तुम इधर आओ और ये दरी पट्टी जो है पड़ी है, चलो सब उठा के ले जाओ। दरी में जो है मतलब जाति का नाम लेके इस तरह से, तो वो कसक जो है वो आज भी अंदर है। और बिल्कुल, तो ये जो है ये एक हौसला देती है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करूं। तो ऐसी परिस्थितियां जो है हम लोगों ने झेली है। 20 साल पहले की बात होगी। 20 साल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तब और अब में समाज में इस तरह की चीजें आज भी देख रहे हैं? आज भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन आज जो हम लोगों का संघर्ष है, जो चीजें हम लोगों ने झेली है, तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें लग रहा है कि हम लोग इसको 30 या 20% तक कम करने में कामयाब हुए। 20% बिल्कुल, मतलब 60-70% आज भी है। खास करके रूरल एरिया। बिल्कुल, रूरल एरिया। शहर के अंदर तो इतना बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन शहर के बाहर, शायद गांव देहात में बहुत ज्यादा है। नहीं, शहरों में भी है जी, शहरों में भी है। और मैं क्योंकि काफी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया है जी, तो वहाँ भी मैंने ये माहौल देखा है। उसके अलावा जब हम शहरों में भी जो बस्तियां हैं, शहरों में बहुत सारा इलाका ऐसा भी है जहाँ किसी को कोई मतलब नहीं होता। जो कॉलोनियां होती है तो वहाँ लोग आजू बाजू वालों को नहीं पहचानते, तो वहाँ तो इसका कोई मकसद ही नहीं है। लेकिन जो बस्तियां हैं, तो बस्तियों में आज भी जो है वहाँ पे भी आज भी जातिवाद आ भी। अच्छा, ये है कि बहुत सारी जगह फिर भी ऐसी है कि लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव किया है। आज जब समाज शिक्षित हुआ है तो बहुत सारे लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, तो कहीं ना कहीं मानसिकता कुछ लोगों ने छोड़ी भी है। लेकिन शहर में भी ये बात है, इससे हम इग्नोर नहीं कर सकते इसको। चलिए, मान लिया आपकी बात। ये बताइए, फिर आपने ये समस्याओं को झेलते झेलते आपके दिमाग का बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ा आपने, फिर बहुजन समाज पार्टी की जो फिलॉसफी है उससे आप इम्प्रेस हुए, फिर आपने कब ज्वाइन किया इसको? मैंने बीएसपी, मैंने सबसे पहले प्रशिक्षण शिविर होते थे, तो सबसे पहले मैंने 17 साल की उम्र में मैंने जो है एक प्रशिक्षण शिविर में मैं बैठा, जहाँ यही जबलपुर में एक बंगाली क्लब में एक प्रशिक्षण शिविर हुआ था। तो उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा जो लोगों को समझाई जा रही थी। तो सबसे पहले जब मैं उस प्रशिक्षण शिविर में मैं बैठा तो मुझे चीज़ों का एहसास हुआ। और क्योंकि स्कूल लेवल पे भी जो चीजें थी तो वो सब स्कूली शिक्षा में सब चीजें नहीं पढ़ाई जाती है।
सही बात। तो जब मैं वहां बैठा तो मुझे चीजें पता चली कि हमारा समाज जो है किस दुर्गति से बाहर निकला है या किस दुर्गति से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। जब उसमें पता चला, बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष पता चला, मान्यवर कांसीराम साहब बाबा साहब के मिशन को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके संघर्ष को पता चला, तो वहां से ही मुझे 17 साल शॉर्ट में बताया ना हमारे दर्शकों को कि बाबा साहब अम्बेडकर की क्या फिलॉसफी थी, कांशीराम जी ने उसको कैसे आगे बढ़ाया, थोड़ा सा बताइए। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की फिलॉसफी ये थी कि इस देश में समता मूलक समाज बने, ये बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। और समता मूलक समाज बनाने के लिए जो इस देश में खड़ी व्यवस्था है, खड़ी जो जाति की व्यवस्था है, जहाँ वर्णों के आधार पे, जातियों के आधार पे लोगों को विभाजित किया गया है, 6743 जातियों में लोगों को बांटा गया है, तो ये सारी जातियां जो खड़ी व्यवस्था है कि एक व्यक्ति सबसे टॉप पे है और एक व्यक्ति सबसे नीचे है। ठीक है। तो बाबा साहब चाहते थे कि ये जो है समता मूलक व्यवस्था रहे, जहाँ मानव को मानव की दृष्टि से देखा जाए। ये बाबा साहब अम्बेडकर की फिलॉसफी थी और इसी फिलॉसफी को लेकर उनके देहांत के बाद में 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब इस देश में नहीं रहे तो उनकी फिलॉसफी को लेकर फिर मान्यवर कांसीराम साहब आगे बढ़े और उन्होंने भी उसी तरह जैसे बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन लगाया तो मान्यवर कांसीराम साहब ने भी पूरा त्याग किया, अविवाहित रहे और उन्होंने जो है इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। बाबा साहब की फिलॉसफी को उन्होंने आगे लेकर गए। ठीक। तो 17 साल की उम्र में आपने कैंप अटेंड किया, आपने सीखा। जी बिल्कुल। फिर आप इससे प्रेरित हुए। बिल्कुल। फिर आगे क्या किया आपने? आगे फिर मैं अपनी एजुकेशन भी लेता रहा साथ साथ में और चीजों को समझता भी रहा। जब जैसे जहाँ जरूरत पड़ती थी तो मैं सभाओं में जाता था, बैठता था और उस समय जो अन्य अत्याचार की बहुत ज्यादा घटनाएं होती थी। जब बीएसपी का शुरुआती दौर था तो जहाँ जहाँ अन्य अत्याचार ऐसी घटनाएं होती थी तो मुझे और भी जो हमारे साथी थे उनके साथ जाने का अवसर मिलता था। उसमें पता चलता था कि किस तरह हमें लोगों को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह हमें अपनी बात को जो है प्रशासन तक पहुंचाना है, किस तरह जो है बाबा साहब अम्बेडकर जो हमें कानून देकर गए हैं उसको हमें जो है लोगों तक पहुंचाना है और अपने लोगों तक पहुंचाना है कि भाई ये कानून आपकी सुरक्षा के लिए। तो आप अपने समाज के लोग और जो शोषित लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको बचाने के लिए, उनके मसले सॉल्व करने के लिए आप लोग पूरी अपनी टीम बना के चलते हैं। बिल्कुल। इस टीम का कोई नाम भी रखा हुआ था कुछ, जैसे करनी सेना रखते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारी एक ही टीम है, वो है बहुजन समाज पार्टी। ठीक है। शुरुआती दौर में कांसीराम साहब ने DS4 बनाया था और DS4 के बाद में फिर उन्होंने इसको बहुजन समाज पार्टी में कन्वर्ट किया, इसको जो है राजनीतिक दल दिया। क्योंकि जैसे बाबा साहब का कहना था कि भाई आप जो है बगैर राजनीतिक सत्ता के अगर आप चाहो कि सामाजिक परिवर्तन हो जाए तो ये संभव नहीं। तो इसलिए जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए पॉलिटिक्स होना बहुत जरूरी है। आपकी पॉलिटिकल लेवल पे आप उस लेवल पे पहुंचो कि आप अपने समाज का उद्धार कर सको। तो वहां से आप पॉलिटिकल सिस्टम में बिल्कुल आपने घुसना शुरू। बिल्कुल, मैं वहां से आया। उसके बाद मैं बूथ का अध्यक्ष रहा सबसे पहले, फिर उसके बाद में हमारे यहाँ सेक्टर कमेटियां बनती है, मैं सेक्टर का प्रभारी रहा। उसके बाद में मैं विधानसभा का अध्यक्ष रहा 4 साल। फिर उसके बाद में जिले का अध्यक्ष बना। तो इस तरह से मैंने जो है बूथ लेवल से मैंने बीएसपी में काम किया। पिछले 10-15 साल से आप इसी लाइन में यही काम करते हैं? बिल्कुल। प्रैक्टिस भी करते हैं आप? प्रैक्टिस भी करता हूँ लेकिन मैक्सिमम समय मेरा बीएसपी जाता है। प्रैक्टिस में करता हूँ क्योंकि जीविका चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा और भाई नहीं तो जो घर परिवार कैसे पालेंगे, तो प्रैक्टिस भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको अपने समाज के लिए सब काम करने में अच्छा लगता है? बिल्कुल। ठीक है। वहां से चल के अभी महापौर का मन कैसे बना? और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो उद्देश्य है वो तब पूरा होगा जब हमारा ये शोषित वर्ग है वो सत्ता शासन तक पहुंचेगा। अभी जैसे ये सामान्य सीट है मेयर की, सामान्य सीट है मगर लोगों को जो अवसर नहीं मिलते। भाई सामान्य सीट पे तो सबका अधिकार होता है लड़ने का, लेकिन जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, ये कभी जो है शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को, शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति को, यहाँ तक कि ओबीसी के व्यक्ति को भी जो है ये वहां तक पहुंचने का अवसर नहीं देते। तो हम तो संख्या के आधार पे हम लोगों को कहते हैं कि भाई आखिर हमारे व्यक्ति को भी आप जो है जनरल पे आप प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दे सकते? देखिए आज की डेट में मुर्मू जी हाँ राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ी हैं, उम्मीद है जीत भी जाएंगे। तो वो तो ट्राइबल एरिया से आती है। नहीं, अब देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब SC/ST और ओबीसी को पार्टी मौका नहीं देती। देखिए वो उस लेवल से नहीं देती ज्यादा। देखिए अब वो जो थिंकिंग है, जो पॉलिटिक्स इस देश में चल रही है, वो क्योंकि आने वाली हमारी राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति हमारे देश का गौरव होता है, तो मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं जो इन पार्टियों को, जो ये पार्टियां जो चाहती है कि ऐसे लोगों को हम बिठाएं जिनको केवल रबर स्टैंप बना के रखें। अभी हमने देखा हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी शेड्यूल कास्ट से ही आते हैं, राष्ट्रपति रहे वो, लेकिन जो है उनको उनके हाथ जो है इस तरह से बांधे गए कि वो अपने समाज के हित में कोई भी डिसीजन नहीं ले पाए।
तो ये जो पार्टियां हैं, ये इनकी मानसिक सोच आज भी नहीं बदली है। ये हमारे लोगों को रबर स्टाम्प की तरह यूज करती है, केवल जो है पॉलिटिकल रूप से, कि इनका वोट आपको हथियाना है तो आप शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को बिठा दो जो कुछ बोल ना सके, बिल्कुल यस मैन वाला, जो कुछ बात ना कर सके। तो ऐसे लोगों को ये चाहते हैं। इन्होंने जहां भी सीएम बनाए या कुछ भी बनाए, ये सब इसी तरह के लोग हैं। नहीं तो आज इतना अन्य अत्याचार होता है, इतना जो है सोशल वायलेंट जो चल रहा है, लेकिन उसके लिए कोई भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का नेता जो कांग्रेस में है, जो भाजपा में है, वो कभी भी खुल के अपनी बात नहीं उठा सकता। ये हम लोग देख रहे हैं, पूरे देश में देख रहे हैं ये चीजें। तो फिर हम कैसे मान लें कि वो हमारे समाज के हितैषी? हमारे समाज का हितैषी हम उसे मानते हैं जो किसी भी दल में रहे, लेकिन हमारी बात करे कि इनके साथ अन्य अत्याचार हो रहा है। ठीक है। यूपी में 2-3 बार बसपा सत्ता में आई। मध्य प्रदेश में इसका संगठन बहुत अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जी आप कैसे लड़े? पहले तो संगठन का लेवल क्या आपका, वो बताइए। देखिए यहाँ पर जबलपुर के हिसाब से, अभी चूंकि लोकल महापौर के चुनाव की बात हो रही है, तो यहाँ के संगठन के हिसाब से कितनी शक्ति अभी हमारी बन पाई है, कितने लोग हैं, कितना सिस्टम है, थोड़ा सा बताइए उसका। देखिए, मैं क्योंकि बीएसपी का जिलाध्यक्ष भी हूँ वर्तमान में, और पिछले 3 साल से निरंतर जो है मैं बीएसपी का अध्यक्ष हूँ। ठीक है। तो संगठन लेवल पे जो है हम लोगों ने यहाँ काम किया है। हमारे यहाँ जैसे विधानसभा कमेटियां हैं, सेक्टर लेवल पे कमेटियां हैं, ये सब हम लोगों ने स्ट्रक्चर खड़ा किया है। बीएसपी के प्रति जैसे मैंने बताया कि लोगों का ध्येय ये रहता है कि बीएसपी में कोई गुंडागर्दी वाले चेहरा नहीं रहते, बीएसपी में माफिया नहीं रहते। आज जो पॉलिटिक्स की जरूरत बन गई, बीएसपी में पूंजीपति नहीं होते। तो जब ये सारी चीजें जब बीएसपी के साथ नहीं है, या ऐसे नेता बीएसपी में नहीं है, तो जो हमारा जो शोषित वर्ग है, जो यहाँ बहुसंख्यक है, जो यहाँ महापौर बनाता है, पार्षद बनाता है, विधायक सांसद बनाता है, उनके अंदर जो खौफ है, उस डर के कारण हमारा जो समाज है, हमारा जो वर्ग है, पदाधिकारी होने के बाद भी वो खुल के निकल के नहीं पाता है। तो इसलिए जो है आज मेरे लड़ने का मकसद यही है कि मैं अपने समाज के अंदर एक चेतना पैदा करूं, उनको एक शक्ति दूं कि भाई तुम अकेले नहीं हो, और मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारे बीच से आया हूं, और मैं दिलेरी के साथ में पूंजीपतियों के सामने खड़ा हूं और इनको धूल चिटाऊंगा। तो ये मैं अपने समाज को शक्ति देना चाहता हूँ। तो ये मेरा उद्देश्य है। और जब ये शक्ति समाज के अंदर पैदा होगी तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर बल मिलेगा, और वो अपने आप से जो है वो इकट्ठा होंगे, सारे लोगों के अंदर ताकत पैदा होगी। प्रेरणा स्रोत बनना भी चाहिए, क्यों नहीं? जब आप पूरी तरह उसमें डेडिकेटेड है, डिवोटेड है जी, तो ठीक है। अगर आप यहाँ महापौर का चुनाव जीतते हैं जी, तो क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहला तो मेरा लक्ष्य ये है कि ये जबलपुर जो शहर है जी, जबलपुर शहर में 60% से अधिक आबादी जी झुग्गियों में निवास करती है, बस्तियों में निवास करती है। ठीक है। जो आज भी नगर निगम की सुविधाओं से वंचित है जी। हम लोग क्योंकि बस्तियों में अधिकतर काम करते हैं, ठीक है, तो जब हम वहाँ पे जाते हैं बस्तियों में, हम लोग देखते हैं तो वहाँ इतनी गंदगी है, ना नाली की व्यवस्था है, और लोग जो है आवास योजना का ढिंडोरा पीट रहे हैं, लेकिन वहाँ बस्तियों में विशेष काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, कोई विशेष काम नहीं है। केवल जो है लोगों को गुमराह करके 5 किलो राशन बांट दिया, बस हो गया, फॉर्मेलिटी पूरी। वो भी अभी गेहूं की समस्या आ गई, वो भी तमाम समस्या है, बिल्कुल। तो इस तरह से मैं चाहता हूं कि अगर मैं जो है यहाँ मुझे जनता अगर अपना अपार समर्थन देती है, तो सबसे पहले इस शहर की जो 60% से अधिक जो बस्तियां हैं, मैं इसको सिविल लाइन की तर्ज पे इनको डेवलप करना चाहता हूँ। ये मेरी पहली प्राथमिकता है कि आज सिविल लाइन में क्लास 1 के लोग रहते हैं, तो वहां पे किसी तरह की समस्या नहीं है। आज वो क्षेत्र डूब में नहीं आता, उस क्षेत्र में कभी जो है पानी की समस्या नहीं होती, 24 घंटे नल चालू होते हैं, 24 घंटे बिजली मिलती है, 24 घंटे वहां साफ सफाई होती है, झाड़ू लगती है। मगर इन बस्तियों में जो है कभी कोई ध्यान नहीं देता। तो भैया बिल्कुल, तो फिर हाइजीन कंडीशन की बिल्कुल होती है, नाले नदी नालों बिल्कुल सारी समस्याएं हैं। जबकि हम लोग देख रहे हैं कि नर्मदा नदी यहाँ से बह रही है, नर्मदा नदी बह रही है, उसके बाद भी बस्तियों में लोगों को पानी नहीं मिलता। लोग जो है टैंकरों पे लाइन लगाए खड़े होते हैं और झगड़े करते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं इनको सबसे पहले जो है उसी लेवल पे, उसी तर्ज पे डेवलप में करूंगा जिस तरह से अन्य पॉश इलाके जो है वो विकसित है। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। बात अच्छी, सोच अच्छी है गरीबों की और जो समाज के शोषित लोग हैं उनको, उनके उत्थान के लिए। लेकिन अभी आपकी आवाज उतनी पहुंची नहीं है बाजार में। बहुत लगन अहिरवार एक बहुत बड़ा नाम है, जैसे कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी तो जोर जोर से अल्लाह जा रहा है, सोशल मीडिया पर नहीं देख रहे हैं, बाजार पर नहीं देख रहे हैं। ये क्या अचानक से आपका मन बना आने का? नहीं, पहले से मन था? अचानक से मन नहीं बना है। मन तो हमारा ये है कि जो है मैं अपने वर्ग को ऊर्जा दूं, उनको सत्ता तक पहुंचाऊं, चाहे मैं रहूं या मेरे जैसा और भी कोई मेरा भाई हो, तो उनको सत्ता तक पहुंचाने का ये हमारा लक्ष्य रहा है। पार्टी ने आदेश किया कि आपने जो है काफी समय से आप लोगों के बीच में हैं,
काफी समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि जिलाध्यक्ष भी था मैं जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आपको जो है चुनाव फाइट करना है, और चुनाव ऐसा फाइट करना है कि कांग्रेस, भाजपा और अन्य लोगों को लगे कि जो है तीसरे विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी खड़ी है, कोई चेहरा हमने दिया है जी। तो इस उद्देश्य को लेके जो है मैं पूरी ताकत और एनर्जी के साथ में मैं यहाँ पे उतरा हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं सबसे पहले मेरा फोकस है कि मैं शोषित लोगों के बीच में जा रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पूर्व में ही बताया कि शोषित पीड़ितों की आवाज केवल बीएसपी उठाती है जी। इसके अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं है। वो केवल अपना वोट बैंक बचाना चाहते हैं कि भैया अगर हमने इसके साथ खड़े हो गए तो दूसरे का जो है वो वोट हमारा खिसक जाएगा। लेकिन हम लोग को ये परवाह नहीं होती, हम लोग शोषित पीड़ित वर्ग के लिए बिल्कुल डट के खड़े होते हैं। वोट का हमें फर्क नहीं रहता, क्योंकि हमारा ध्येय है कि जो है गरीबों की मदद होना चाहिए। वोट हमारा ध्येय कभी नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि महापौर का चुनाव लड़ रहा हूँ और हमारी जो है वोट मैटर करेगा, 100% वोट हमारा मैटर करेगा। और क्योंकि हमारी तो विचारधारा ही रही है कि हम लोग जो है सोशल काम करते हैं, चाहते हैं कि समतामूलक समाज बने। और आज जो है लोगों में अवेयरनेस आई है, आज जो अपर कास्ट के लोग भी हैं उनके अंदर जागरूकता आई है कि नहीं भाई, हमको जो है समतामूलक समाज बनाना चाहिए, मानव की दृष्टि से लोगों को देखना चाहिए। जब ये जागरूकता उनके अंदर आई है तो मैं तो दिलेरी से उनके पास जा रहा हूँ और उनको बोल रहा हूँ कि भाई मैं जो है कोई पूंजीपति नहीं हूँ, और आप जिनको अपना काफी समय से वोट देते आए हैं, कभी आपने उनके चेहरे भी नहीं देखे। टीवी में जरूर देखे होंगे, लेकिन पब्लिक के बीच में चेहरे नहीं देख रहे। पब्लिक के बीच में टीवी में लखन अहिरवार का चेहरा नहीं आता, लेकिन पब्लिक के बीच में लखन अहिरवार रहता है। तो ये मैं पब्लिक को बोल रहा हूँ, ग्राउंड पे आपको जानने वाले लोग बहुत हैं, बिल्कुल, नाम पब्लिसिटी में जानने वाले लोग कम हैं। बिल्कुल। तो आपका काम जनसंपर्क जो है वो बहुत तगड़ा है, काफी लगे रहते हैं लोग। बिल्कुल। लखन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने का। आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ आपके जो वोटर्स हैं उनको कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने वोटर को केवल यही बोलना चाहता हूँ, और पूरे जबलपुर नगर निगम को मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो नगर निगम की जनता है उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने लंबे समय से कांग्रेस को वोट दिया है, आपने लंबे समय से भाजपा को वोट दिया है जी। और इन लोगों ने जो जबलपुर की दुर्दशा है वो सब लोगों के सामने है। आज जो काम आज से 20 साल 25 साल पहले हो जाने चाहिए थे, आज वो काम ये लोगों ने शुरू किया है। ये काम जबकि अन्य शहरों में बहुत ज्यादा विकास हो चुका है। बिल्कुल। तो मैं जनता को ये कहना चाहता हूं कि मेरे अंदर पूरी ऊर्जा है। आज मैं जो है अभी 39 वर्ष का हूं, मैं मेरे अंदर पूरी ऊर्जा है, काम करने की तमन्ना है मेरे अंदर। आप अगर मुझे अपना वोट दे के शहर का मेयर बनाते हैं, महापौर बनाते हैं, तो मैं जो है इनके जैसे कांग्रेस भाजपा के जैसे मुंह छुपा के कभी नहीं घूमूंगा। जनता के सामने जाऊंगा और जनता के काम करूंगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि नगर निगम जो केवल रोड, सड़कों तक, नालियों तक सीमित है, नगर निगम के और भी अन्य काम है। स्कूली शिक्षा नगर निगम में 0 है तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं नगर निगम की और तमाम ऐसी योजनाएं जो पब्लिक को मिलना चाहिए, जो आज तक नहीं मिली, वो तमाम योजनाएं मैं लोगों के लिए लेके आऊंगा, उनके हित में काम करूंगा। तो इसलिए आप सब लोगों से मेरी अपील है कि आप सब लोग हाथी वाला बटन दबाएं और मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। चुनाव करेंगे तभी आप शहर को विकास देने की स्थिति में आएंगे। अच्छे से सोच समझ कर वोट करें, सही कैंडिडेट चुनें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।